हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी अकाडमी। दिस इज रजनीश शर्मा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे राज्यपाल के ऊपर। तो आइए जानते हैं हम राज्यपाल के बारे में। तो सर्वप्रथम मैं प्रारंभ करूंगा इसे भारत के संविधान में कहाँ वर्णन किया गया है राज्यपाल का। तो देखिए, राज्यपाल जो होता है वो राज्य का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। तो चूंकि यह राज्य से संबंधित है इसलिए इसका वर्णन भाग 6 में राज्य में किया गया है। और राज्यपाल जो है वो राज्य के कार्यपालिका का अंग होता है। तो राज्य के कार्यपालिका के अंग में और कौन कौन से लोग होते हैं? तो राज्य के कार्यपालिका में कुछ प्रमुख लोग, जैसे कि पहला हो जाएगा स्वयं राज्यपाल, दूसरा मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के अलावा मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। ये चार प्रमुख लोग जो हैं वो होंगे राज्य के कार्यपालिका के प्रमुख। तो राज्य के कार्यपालिका का वर्णन किया गया है हमारे संविधान में भाग 6 में। और आर्टिकल 153 टू 167, 153 से लेकर के 167 तक वर्णन किया गया है राज्य के कार्यपालिका के बारे में। अब इसके पश्चात देखिए, प्रारंभ में संविधान में किस तरीके का व्यवस्था था हमारे यहाँ राज्यपाल का। तो प्रारंभ में ऐसा व्यवस्था था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। परंतु 1956 ईस्वी में 7वां संविधान संशोधन किया गया और इसके तहत यह व्यवस्था किया गया कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्यपाल हो सकता है। तो ये व्यवस्था प्रारंभ में था, लेकिन अब जो है संयुक्त राज्यपाल होता है, यानी दो या दो से अधिक राज्यों का एक संयुक्त राज्यपाल हो सकता है। तो देखिए, हम लोग क्रम वाइज चर्चा करेंगे। अब यहाँ पास हम चर्चा किए कि इसका कहाँ संविधान में वर्णन है और किस जगह पे इसका जो है सुधार हुआ है। दूसरा हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से एक व्यक्ति के पास क्या योग्यता होना चाहिए कि वो भारत का राज्यपाल बन सकता है। तो देखिए, सर्वप्रथम एक व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, वो भारत का राज्यपाल बनेगा। भारत का नागरिक होना चाहिए पहला। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। तीसरा, वह व्यक्ति पागल या दिवालिया ना हो। चौथा, वह लाभ के पद पर ना हो, यानी सीट ऑफ प्रॉफिट पे ना हो। पांचवा, जिस राज्य में उस राज्यपाल को नियुक्त किया जा रहा है वहाँ से वह संबंधित ना हो। और छठा यह चर्चा करता है आपका कि वह कहीं भी किसी भी जगह राज्य विधानमंडल का सदस्य ना हो, या फिर आपका जो है राज्य विधानमंडल के जो सदन होते हैं विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य ना हो, और संसद के सदनों का सदस्य ना हो। ये योग्यता और शर्तें हैं। और इसके साथ साथ जो राज्यपाल बनता है उसे राजभवन मुहैया कराया जाता है, निःशुल्क उसे राजभवन मुहैया कराया जाता है। तो एक कुछ प्रमुख योग्यता और शर्त हैं जो कि हमारा राज्यपाल का, यानी कुछ व्यक्तियों के पास यदि ये योग्यता और शर्त हैं तो वह व्यक्ति भारत के राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। ये दूसरा क्रम। तीसरा क्रम देखिए क्या आएगा। तो चूंकि यदि किसी व्यक्ति के पास योग्यता है तो योग्यता के पश्चात क्या है, उसका नियुक्ति होगा। तो देखिए, ये नियुक्ति का चर्चा करते हैं। तो भारत में राज्यपाल का जो नियुक्ति है वो थोड़ा डिफरेंट है। ना ही इसे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की तरह प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा चुना जाता है, और ना ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की तरह अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के तहत इसका चयन होता है। इसका क्या होता है, इसका मनोनयन किया जाता है, यानी राज्यपाल को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। केंद्र सरकार के आपके जो है तथ्यों के आधार पर या केंद्र सरकार के सुझाव पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों के राज्यपाल का नियुक्ति किया जाता है, यानी अपॉइंटमेंट किया जाता है। कोई चुनाव नहीं होता, ना अप्रत्यक्ष ना प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। तो इस प्रकार से नियुक्ति किया जाता है राज्य के राज्यपाल का। अब देखिए, जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस समय कुछ तथ्य चल रहे थे कि राज्यपाल को सीधा नियुक्त किया जाए। तो उस समय जो है कुछ बातों को ध्यान में रख करके अंततः यही निर्णय लिया गया जो वर्तमान जिस व्यवस्था से चल रहा है इसी व्यवस्था के तहत चला जाए। तो इसके पीछे वजह क्या था? तो पहला वजह देखो यह था कि चूंकि यदि राज्यपाल को सीधे नियुक्त किया जाता है जैसे मुख्यमंत्री को किया जाता है, तो राज्यपाल का नियुक्ति अगर इस प्रकार से होता है तो जो राज्यों में संसदीय व्यवस्था है तो इस संसदीय व्यवस्था के प्रतिकूल होगा। ये पहला कारण था जिसके कारण से इस तरीके का व्यवस्था लाया गया। दूसरा प्रमुख कारण, यदि
सीधे तरीके से लाया जाता है राज्यपाल को चुनाव के माध्यम से, तो वैसे परिस्थिति में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच संघर्ष की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। चूँकि दोनों को जनता चुनेगा तो शक्तियां यदि किसी को कम और ज़्यादा मिलेगा तो ये फिर सार्थक नहीं हो पाएगा। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या था कि चूंकि यदि इसे राज्य के द्वारा चुना जाता है डायरेक्ट, तो ऐसे परिस्थिति में राज्य का जो मुख्यमंत्री होता वो भी यही चाहता कि हमारे ही आपका जो है दल से जो है वो अगला राज्यपाल भी नियुक्त हो। तो इससे क्या होता कि कहीं ना कहीं एक दलीय व्यवस्था काफ़ी प्रभाव हो जाता राज्य में, जो कि अभी वर्तमान में क्या व्यवस्था है कि राष्ट्रपति के द्वारा यानी केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है राज्यपाल को राज्यों में। इसके कारण व्यवस्था क्या होता है, केंद्र सरकार राज्यों पे नियंत्रण करने में सफल होता है, नियंत्रण रखता है राज्यों के ऊपर। तो इन सारे कारणों के वजह से ही देखिए अमेरिका का जो मॉडल था, अमेरिका का एक मॉडल था जहां राज्यपाल को सीधे नियुक्त किया जाता है, इस व्यवस्था को हम लोग छोड़ दिए और हम लोग अपनाएं किस व्यवस्था को, कनाडा के मॉडल को अपनाएं जहां राज्यपाल को केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसके कारण हम बताएं कि क्यों इस व्यवस्था को, इस मॉडल को हम लोग अडॉप्ट किए, प्राप्त किए। अब देखिए इसके पश्चात का ये हमारा दूसरा तथ्य हुआ। अब इसके पश्चात अगला चर्चा जो है, चूंकि नियुक्ति हो गया तो नियुक्ति के पश्चात राज्यपाल कार्य करेगा। तो याद रखेंगे जितने भी संवैधानिक पद पे बैठे लोग हैं, सभी लोग हैं पदाधिकारी, ये सारे लोग कार्य करने से पूर्व शपथ ग्रहण करेंगे। तो यह शपथ किनके समक्ष करेंगे, तो देखिए सवाल यहाँ पास है कि इनके द्वारा जो है सर्वप्रथम कुछ प्रमुख कार्य, तो पहले ये शपथ ग्रहण करेंगे, किनके समक्ष करेंगे वो जानिए। तो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष में राज्यपाल शपथ ग्रहण करते हैं, और यह वाइस वर्सा काम करता है। यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं राज्यपाल, और राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। शपथ होने के पश्चात जो है राज्यपाल का कार्यकाल इस शपथ की तिथि से 5 साल का होता है। ऐसे राज्यपाल का पद जो है वो जानिएगा, ये प्रसाद पर्यत पद है। प्रसाद पद पर्यत कहने का अर्थ होता है कि राष्ट्रपति जब चाहे उसे वापस बुला ले सकता है। तो इस तरीके से अब देखिए यहाँ पास कि राज्यपाल का जो पद है हमारा वो प्रसाद पर्यत पद है, उन्हें जब चाहे तब वापस बुला लाया जा सकता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि लोकसभा का चुनाव में यदि सत्ता का परिवर्तन होता है तो अक्सर ये देखने को मिलता है कि राज्यपालों को वापस बुला करके अपने स्तर से नए राज्यपालों को नियुक्त किया जाता है। तो ये खास बात है कि केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, और यह पद जो है प्रसाद पर्यत पद, यानी इन्हें हटाने के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं किया गया है संविधान में। तो इस तरीके से यह पद का जो है ये हो गया 5 साल कार्यकाल है, और इनको तनख्वाह यानी वेतन जो मिलता है 2018 तक इनका वेतन जो था वो 1,10,000 था, परंतु 2018 में इसे सुधार करके अब जो है 3,50,000 रुपया राज्यपाल का वेतन कर दिया गया। प्रति माह वेतन जो है 3,50,000 रुपया राज्यपाल का कर दिया गया। तो देखिए ये सारा चीज़ हम लोग चर्चा किए राज्यपाल के बारे में। अब अगला तथ्य हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, प्रमुख तथ्य जो है वो है राज्यपाल के कार्यों के बारे में, राज्यपाल की शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति के समरूप ही राज्यपाल को भी कुछ प्रमुख शक्तियाँ प्रोवाइड किया गया, जैसे कि कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ या फिर न्यायिक शक्तियाँ। एक एक करके सारे शीर्षकों का चर्चा करेंगे। पहला शीर्षक हमारा, पहला जो चर्चा होगा वो कार्यकारी यानी एग्जीक्यूटिव पावर्स राज्यपाल को क्या होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स में सबसे प्रमुख पावर जो आएगा वो सबसे पहला जो तथ्य आता है कि राज्य में कार्यकारी जो कार्य होते हैं यानी कार्यपालिका के जितने कार्य होते हैं वो सभी राज्यपाल के नाम से होते हैं। दूसरा प्रमुख कार्य, तो दूसरा कार्यपालिका का इनके पास शक्ति क्या है कि अब मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं वो राज्यपाल ही करते हैं, और मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का जो पद है वो प्रसाद पर्यत पद है। कहने का अर्थ है राज्यपाल जब चाहेंगे उन्हें वापस बुला ले सकते हैं। इसका मतलब क्या है, तो राज्यपाल वही कार्य करते हैं जो कि मंत्रिपरिषद कहता है,
और मंत्री परिषद के सहयोग से ही यानी इनके सलाह से ही कार्य करता है राज्यपाल। तो यदि मंत्री परिषद किसी मंत्री का इस्तीफा चाहता है तो राज्यपाल उससे इस्तीफा ले सकता है। इसलिए मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों का जो पद है वो प्रसाद पर्याप्त पद है। जैसे कि जिसके पास बहुमत होगा यानी मंत्री परिषद जिसका बहुमत दल का नेता होगा, जो इसका बहुमत प्राप्त होगा, वही मुख्यमंत्री भी रह सकता है। अब मान लीजिए मंत्री परिषद जो है समर्थन नहीं कर रहा है मुख्यमंत्री का, तो वैसे परिस्थिति में जो है अविश्वास प्रस्ताव ला करके सरकार गिरा दिया जा सकता है। तो इसलिए आपका यहाँ पास कंडीशन है, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है राज्यपाल, और यह राज्यपाल के प्रसाद पर्याप्त पद होते हैं। ये तभी तक सत्ता में होते हैं, सरकार में होते हैं, जब तक इनके पास समर्थन होता है या बहुमत होता है। अब अगला जो प्रमुख ताकत है उसके बारे में चर्चा करें तो यह राज्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करते हैं राज्यपाल, और राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त करते हैं राज्यपाल, या फिर आपके राज्य के ही जो है आपके राज्य लोक सेवा आयोग का जो है गठन किया जाता है, वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। या फिर राज्य में यदि संवैधानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से सरकार नहीं चल रही हो तो वैसे परिस्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है राष्ट्रीय आपातकाल का। और इसके साथ साथ राज्यपाल का सबसे खास बात समझेंगे एग्जीक्यूटिव पावर में, कि राज्य में जितने भी आपके विश्वविद्यालय हैं वे सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं, और कुलपतियों का नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। तो ये कार्यपालिका की कुछ प्रमुख शक्तियाँ थी, यानी राज्यपाल के कार्यपालिका की शक्तियाँ। अब दूसरा चर्चा हमारा क्या, विधायिका यानी लेजिस्लेचर पावर ऑफ गवर्नमेंट, आपके गवर्नर, राज्यपाल का आपका विधायिका की शक्तियाँ। पहला शक्ति क्या होगा, तो राज्य विधानमंडल के सत्र को यह सत्रावसान कर सकता है, सत्र को आहूत कर सकता है, या फिर विधानसभा को विघटित कर सकता है। सत्रावसान करना क्या होगा, यानी जो सेशन है उसको खत्म कर देना। आहूत करना यानी जो आपका उस साल का जो आपका सत्र है उसको खत्म करना, और विघटन राज्य विधानसभा का विघटन कर देना। तो राज्य विधानसभा का विघटन कहने का मतलब हो गया कि अब जो है ये विघटन हो जाने से सरकार खत्म हो गया, अब नया चुनाव होगा, तो ये हो गया विघटन। चूंकि ये सारे शब्द जो है विधानमंडल का है तो हम विधानमंडल आगे वाले वीडियो में पढ़ाएंगे तो वहाँ चर्चा करेंगे। तो एक कुछ प्रमुख चीज़ें बताएं कि राज्यपाल आपका जो है विधानमंडल को सत्र आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है और विघटन कर सकता है। अगला प्रमुख कार्य और क्या कर सकता है, तो देखिए जब यदि राज्य विधानमंडल में यदि अध्यक्ष अनुपस्थित हैं या फिर उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हैं तो सदन के सदस्यों में से ही एक कार्यकारी अध्यक्ष का चयन किया जाता है, और एक कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं वो सदन को संपादित करते हैं, संचालित करते हैं, चलाते हैं। और विधायिका के तहत कुछ प्रमुख कार्य, तो सबसे प्रमुख कार्यों में पहला कार्य यह हो जाएगा कि इनके पास एक अधिकार होता है, राज्य विधान परिषद में कुल सदस्यों का 6ठा भाग जो है यह मनोनीत करते हैं राज्यपाल ऐसे व्यक्तियों को जिनको कला का ज्ञान हो, या जिन्हें विज्ञान का विशेष ज्ञान हो, या फिर जो सामाजिक सेवा का बहुत बड़ा अनुभव रखते हैं। ऐसे लोगों को विधान परिषद के कुल सीटों का 6ठे भाग जो होता है वहाँ उतने संख्या को मनोनीत किया जाता है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। और कुछ प्रमुख, जब सत्र ना चल रहा हो ऐसे परिस्थिति में अध्यादेश जारी किया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा। और सबसे प्रमुख जो ताकत है राज्यपाल का विधायिका के तहत, जब राज्य विधानमंडल किसी विधेयक को पारित कर देता है तो राज्यपाल के पास 3 प्रमुख स्थिति होता है। पहला, यदि वो सहमति प्रकट करे तो वह विधेयक कानून बन जाता है। दूसरा कंडीशन क्या होगा, तो दूसरा कंडीशन ऐसा होगा कि वह चाहे तो उसे अपने पास रख ले, पॉकेट बिटों का इस्तेमाल कर ले, तो वो कानून नहीं बनेगा। और तीसरा स्थिति है कि वह उसे पुनर्विचार के लिए लौटा दे। तो यदि इसे पुनर्विचार के लिए लौटा दिया जाता है और राज्य विधानमंडल फिर से बिना संशोधन के भी अगर इसे पारित कर देता है तो ऐसे में राज्यपाल के लिए बाध्यकारी होता है कि वह इस पे सहमति दे, यानी दोबारा राज्यपाल इसे नहीं रोक सकता है। तो ये 3 प्रमुख शक्तियाँ विधायिका के अंतर्गत आता है।
तो देखिए दूसरा हमारा जो है शीर्षक समाप्त हुआ। तीसरा शीर्षक क्या है? तो तीसरा शीर्षक हम बताए थे वित्तीय शक्तियां भी राज्यपाल के पास है। क्या वित्तीय शक्तियां हैं? तो देखिए आपका राज्य का जो वार्षिक वित्तीय विवरण है जिसको बजट कहते हैं, तो राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत करता है। यानी वित्तीय बजट प्रस्तुत करने का भी कार्य जो है राज्यपाल का अधिकार होता है, कर्तव्य होता है, पहला। दूसरा, कोई भी धन विधेयक राज्य विधानमंडल में तभी आ सकता है जब पूर्व जो है यानी उसे प्रस्तुत करने से पूर्व राज्यपाल का सहमति लिया गया हो। यानी राज्यपाल के सहमति के बाद ही धन विधेयक को राज्य विधानमंडल में लाया जाता है। ये दूसरा। तीसरा प्रमुख बात जो है, कोई भी अनुदान जो है वो अनुदान तभी निकाला जा सकता है जब राज्यपाल का अनुमति ले लिया गया हो। तो एक कुछ प्रमुख जो है वो वित्तीय शक्तियाँ हैं। एक आखिरी वित्तीय शक्तियों में आपको मालूम होना चाहिए कि नगर पालिका या पंचायत जो हैं, इन सारे लोगों के लिए आपका या इस सारे बॉडी के लिए क्या किया जाता है कि प्रति 5 वर्ष पे वित्त आयोग का गठन किया जाता है ताकि इनके विकास, धन इत्यादि का जो है बेहतर सेवा मुहैया कराया जा सके। तो ये था वित्तीय शक्तियाँ राज्यपाल का। चौथा शीर्षक हमारा था न्यायिक शक्तियाँ। बड़ा खूबसूरत शक्ति, देखिए समझिएगा। तो राज्य विधि के आधार पर किसी व्यक्ति को जो सजा प्राप्त किया गया, तो ऐसे व्यक्तियों को दंड जो है माफ कर सकते हैं या रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। यानी राज्य विधि के आधार पर, राज्य विधि के तहत यदि कोई व्यक्ति सजा प्राप्त कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति के सजा को माफ कर सकते हैं राज्यपाल या उस सजा को रोक सकते हैं राज्यपाल। ये महत्वपूर्ण। तो ये आपका न्यायिक शक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। दूसरा खास न्यायिक शक्ति में इनके पास क्या होता है आप समझिएगा। राज्यपाल के कार्यकाल के दरमियान इनका गिरफ्तारी नहीं किया जा सकता, इनके ऊपर FIR नहीं लिखा जा सकता है। और यदि कोई व्यक्तिगत इनका जो है मुकदमा है तो व्यक्तिगत मुकदमा के कारण ही सिर्फ 2 महीने का नोटिस जारी किया जा सकता है। यानी व्यक्तिगत कुछ घटना घटा है तो उसके आधार पर इनको जो है 2 महीने का नोटिस दिया जा सकता है। यानी ऐसे व्यक्तिगत मामलों को छोड़ दें तो इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई FIR नहीं हो सकता है, इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, इनको गिरफ्तार करके जेल में बंद नहीं किया जा सकता है। तो यह आपका जो है न्यायिक शक्तियों में प्रमुखता से रखता है राज्यपाल की शक्तियाँ। आखिरी शक्ति है वह है स्वविवेक की शक्तियाँ। यानी वैसी शक्तियाँ जो अपने आधार पर लेता है राज्यपाल। तो स्वविवेक शक्तियाँ देखिए कब काम आता है। जैसे मान के चले कि राज्य विधानमंडल का चुनाव होता है और राज्य विधानमंडल के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत ना हो, त्रिशंकु हो गया हो, 3 दल को मिल गया हो, तो ऐसे परिस्थिति में यहाँ पर स्वविवेक से निर्णय लेता है राज्यपाल कि आखिर हम किस पार्टी को निमंत्रण दें, किस पार्टी को न्योता दें सरकार बनाने का जो सरकार गठित कर ले। तो यह स्वविवेक के आधार पर लिया जाता है। दूसरा, यदि राज्य विधानमंडल चल रहा है और अचानक ही अकस्मात ही आपके मुख्यमंत्री का निधन हो जाए या त्यागपत्र दे दें, तो ऐसे परिस्थिति में अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह राज्यपाल के स्वविवेक पे निर्णय करता है कि वह, और यह उन्हीं व्यक्ति को निमंत्रण देंगे जो यह सामर्थ्य रखे कि वह सरकार बना सकता है। तीसरा आधार आपका जो है स्वविवेक का वो ये है कि यदि मंत्री परिषद अपना बहुमत खो चुका है सदन में तो ऐसे सरकार को बर्खास्त कर सकता है, और ये स्वविवेक के आधार पर होता है। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं। और यहाँ मतलब जुडिशियल रिव्यू इन द सेंस करने का मतलब है कि इनके स्वविवेक के लेने के निर्णय को वैध अवैध नहीं ठहराया जा सकता है, ठीक है, यदि उचित है तो इस तरीके से आज हम एक छोटा सा अध्याय आपके लिए लेकर के आए थे राज्यपाल। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को एक बार फिर से पूरा देख लें, आपको बिल्कुल पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ये सुविधा हर सारे लोगों को मिले, जितने लोग हैं सारे लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। बस आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू।